हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने बात करी थी अब तक इंटेंसिटी, पोटेंशियल और डाइपोल के ऊपर इफेक्ट्स वगैरह। और आज हम लोगों को स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बच्चों इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीटेडली ईयर्स बाय ईयर आते रहते हैं। और ये कोई एकदम से नया ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। जो चीज इसमें पढ़ने जा रहे हैं उनसे रिलेटेड चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, पोटेंशियल, जो चीजें पढ़ के आ रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और बन जाता है गॉस थ्योरम। तो इसको देखा जाए कि व्हाट इज गॉस थ्योरम, और फिर इसका एप्लीकेशन देखा जाए, और इसका एप्लीकेशन ही एक्चुअली ये चैप्टर पूरा है। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट वगैरह तो बहुत छोटा सा है, थ्योरम लर्न करना, रट लेना बहुत आसान है, लेकिन इसके एप्लीकेशन यानी हाउ टू अप्लाई विद द न्यूमेरिकल पार्ट, ये हमें समझना होगा। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग विद the topic theorem। तो गॉस थ्योरम क्या है बच्चों? गॉस थ्योरम समझने से पहले समझना पड़ता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ के समझना पड़ता है एरिया वेक्टर। यानी बेसिकली हमको यहां से स्टार्ट करना है। फ्लक्स का सिंबल फाई ई है। ये क्या होता है पहले इसको जानेंगे। यानी गॉस थ्योरम पे जाने से पहले आपको पहले समझना पड़ेगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर से आप जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक से आप जानेंगे गॉस थ्योरम। ठीक है। तो लेट्स से व्हाट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? याद रखो बच्चों, एरिया इन जनरल इज अ स्केलर। एरिया इन जनरल अगर बोला जाए वैसे तो स्केलर है, बट इट कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर with respect to some given quantity। मतलब इसका मतलब समझते हैं। और अगली बात, एरिया एज एन वेक्टर is always perpendicular to the plane, perpendicular to the plane, and always pointing out of the plane। ठीक, दैट इज डैश। तो पहले एरिया वेक्टर की ये डेफिनेशन एज इट इज आप लिख लीजिए, जो भी लिखा हुआ है कि एरिया इन जनरल इज अ स्केलर बट इट कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू सम गिवन क्वांटिटी। ये भी हम बहुत इलेबोरेट करके आपको समझाएंगे। फिलहाल इसको नोट कर लिए ताकि बोर्ड हमें खाली मिले, इसमें थोड़ा सा खेलेंगे। फिर एरिया एज अ वेक्टर, एरिया एज एन वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड ऑलवेज पॉइंट आउट ऑफ द प्लेन, दैट इज डैश। इसको आप नोट कर लें प्लीज। ठीक, तो एरिया इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सम गिवन क्वांटिटी का मीनिंग देखते हैं। अब उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हेडिंग्स पे चले जाएंगे। और आपको बच्चों गॉस थ्योरम बहुत ही इजी फील होगा अगर आप एकदम बेसिक से, जैसे हम चल रहे हैं यहाँ से चलते चलेंगे साथ साथ।
विदाउट मिसिंग एनी पॉइंट। ठीक, तो एरिया इन जनरल या स्केलर, अगर किसी फील्ड का एरिया या किसी प्लॉट का एरिया हम देखें, हमसे कहा जाए ये रहा हमारा प्लॉट, इसका एरिया है 4000 स्क्वायर फीट, बहुत अच्छा। उसका कोई डायरेक्शन तो पूछेगा नहीं, किस तरह सामने पड़ा देख लो, तो एरिया क्या है, स्केलर, उसको क्या उसमें डायरेक्शन कोई जरूरत नहीं पड़ती। बट क्या बोला गया, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सम गिवन क्वांटिटी। मतलब कहने का क्या हुआ कि एरिया वैसे तो स्केलर है, लेकिन अगर तुमसे हम ये कह दें कि जैसे इस पैड पे लाइट पड़ रही है, तो उसकी लाइट की कुछ चमक है, इंटेंसिटी है, और अगर हम इसको एरिया का ओरिएंटेशन बदलें, है ना, सोर्स यहाँ पर है, उसको हम बदल दें, तो हमें चमक इस पे वेरी होती नजर आएगी, वेरी करेगी। तो हम कहते हैं ऐसे रखो, ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा चमक आ रही, ज्यादा ब्राइटनेस है, थोड़ा टेढ़ा कर देंगे तो ब्राइटनेस कम हो रही है, ऐसे में ये इतनी ब्राइटनेस, इतने में इतनी ब्राइटनेस, यानी एज वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन और द ओरिएंटेशन ऑफ आवर प्लेन, so is the intensity variation is observed. It means with respect to the intensity of light, area can be treated as a vector. यानी you have to specify the direction of area in order to get maximum intensity. कहने की बात मतलब कि you have to change और you have to specify the direction, किस तरह से प्लेन को ओरिएंट किया जाए जिससे कि चमक हमें मैक्सिमम मिले। तो with respect to the brightness you have to tell the orientation or the direction of the area. Now vector is always represented by an arrow. हर वेक्टर में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, ये मैं वेक्टर की प्रॉपर्टीज मालूम। अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसको कहते थे टेल, और जहां एंड उसे कहते हैं टिप। एरिया हमें वेक्टर हमेशा ऐसे दिखाया जाता है, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। तो एक प्लेन को अगर हम सपोज को रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, कोई रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कुछ प्लेट कुछ भी, तो इसको एज अ वेक्टर ट्रीट करोगे तो वेक्टर में तो हमेशा टेल और टिप होती है ना, यानी एक एरो होता है। तो वही नेक्स्ट पॉइंट में लिखवाया गया था, एरिया एज एन वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसको वेक्टर ट्रीट करने का तरीका ये बनाया गया कि इस एरिया का डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर लिया जाए एंड ऑलवेज पॉइंटिंग आउटवर्ड ऑफ द प्लेन। ठीक, यानी कि ये होगी इसकी लेंथ, ये होगी इसकी विड्थ। तो एवरी वेक्टर हैज व्हाट, वैल्यू एंड डायरेक्शन। तो वैल्यू हो गई एल इंटू बी, और डायरेक्शन देंगे एन कैप से। एन कैप क्या होता है बच्चों, एन कैप होता था यूनिट वेक्टर, यानी आई जे और के वगैरह वगैरह। तो अगर हम इसको कंपेयर करें इस एक्सिस सिस्टम इससे, आई कैप, जे कैप, के कैप, तो अगर इस ओरिएंटेशन को हम ऐसे कंपेयर कर रहे हैं कि इधर वाली एक्सिस को हमने के कैप लिया हुआ है, इधर वाली को हमने आई कैप लिया। शेडो बहुत तेज आएगी, इधर आओ तुम। ठीक,
तो देखो बच्चों, अगर हम इसको इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से कंपेयर करें तो ये हो गया हमारा बोर्ड के बाहर की तरफ के कैप आई कैप, तो ये किससे कंपेयर हो रहा है? जे कैप से। तो एरिया वेक्टर के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि एज अ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड हो गया एल इंटू बी, और डायरेक्शन एन के लिए लिख सकते हैं जे कैप। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब तुम कह सकते हो सर ये अगर रेक्टेंगुलर ना होता तो भाई कुछ भी हो सकता है, मान लो इट इज अ सर्कुलर एरिया और इट इज अ डिस्क, देन अगेन एरिया वेक्टर कैसा होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर एंड पॉइंटिंग आउटवर्ड, यानी क्या लिखोगे? तो बाकी सब कुछ वैसे ही रहा, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ इसका एल इंटू बी ना होकर के हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एंड अगेन कंपेयरिंग विद द सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस, आपके आई बाहर की तरफ के, और ये रहेगा जे कैप। तो अगर शेप बदल देते हैं बच्चों, रेक्टेंगुलर जगह डिस्क एरिया कर सर्कल कर देते तो पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यू बदल गई लेकिन डायरेक्शन वाइज वही है। अब अगर इस राइटिंग बोर्ड के बाद जिसको हम लिख रहे हैं, और एरिया वेक्टर इसका बोला जाए, जैसे एग्जांपल एरिया वेक्टर ऑफ दिस राइटिंग बोर्ड, तो आपको मालूम है जो भी एक्सिस बोर्ड के बाहर की तरफ आती है उसे कहते हैं के कैप। तो क्या लिखेंगे? रेक्टेंगुलर बोर्ड है तो एल इंटू बी, और बाहर आ रहा है तो क्या लिखेंगे बच्चों? के कैप प्लस के कैप, बोर्ड के बाहर की तरफ। तो राइटिंग बोर्ड देखिए, तो इसी के हिसाब से whenever you take an area, जैसे इस हाथ के एरिया देखा जाइएगा, तो एरिया वेक्टर कैसा है? इसके परपेंडिकुलर एंड पॉइंटिंग आउटवर्ड, लाइक दिस, प्लेन के परपेंडिकुलर एंड पॉइंटिंग आउटवर्ड। तो अगर हमने हाथ पे ऐसे रखा तो इट इज प्लस के कैप, ऐसे रख दिया प्लस जे कैप, ऐसे रख दिया तो कंपेयर कर लो किससे? प्लस आई कैप, यानी ऑलवेज पॉइंटिंग आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो it depends on the manner you are keeping your hand, like this j cap, like this plus k cap, and like this it is plus I cap। क्लियर हुआ ना? तो आप इस ये एग्जांपल्स बना लीजिए। एरिया एज एन वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड पॉइंटिंग आउटवर्ड, जे कैप के कैप, नोट कर लो।
ठीक बच्चों, तो एरिया एज अ वेक्टर ऑलवेज पॉइंटिंग आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल और देखो। सपोज ये क्यूब है आपके पास, ठीक, जैसे लूडो का डायस होता है या जैसे रूबिक्स क्यूब होता है। रूबिक्स क्यूब है, कहाँ भी उसमें खेला करते हैं। ठीक, जैसे ये रूबिक्स क्यूब है, ये रहा है ना। तो एरिया एज अ वेक्टर अगर इस सरफेस का देखोगे तो पॉइंटिंग आउट परपेंडिकुलर, इस सरफेस का देखोगे पॉइंटिंग आउट परपेंडिकुलर, इधर का देखोगे पॉइंटिंग आउट, नीचे पॉइंटिंग आउट, सामने पॉइंटिंग आउट, बैक साइड में पॉइंटिंग आउट, यानी हर जगह से क्या होगा, यू विल सी दैट इसका एरिया वेक्टर ये रहा, अपर सरफेस का ये रहा, इधर वाले का ये रहा पॉइंटिंग आउट, इधर वाले का ये है, नीचे वाले का ये रहा पॉइंटिंग आउट, इधर जो हमारे बैक हमारी तरफ है, तुम्हारे सामने से बैक साइड हमारे सामने है, तो इसका ये रहा, इधर से ये, यानी you have 6 faces and from every face you are getting the area vector like this, pointing out pointing out pointing out pointing out pointing out like this। और ये इस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी की बुक में भी क्वेश्चंस हैं और कॉम्पिटिशन में क्यूब के ऊपर क्वेश्चंस काफी सारे हैं, इसलिए क्यूब के रेस्पेक्ट में एरिया वेक्टर की नॉलेज होना इट इज कंपलसरी। ठीक है, ये आपको समझना ही पड़ेगा और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसान सी बात है, फिर भी कोई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, है ना, कि सब वो इधर वाला उधर वाला। बच्चों एक ही तो बात बता रहे हैं, बात प्लेन के परपेंडिकुलर पॉइंटिंग आउट, प्लेन के परपेंडिकुलर पॉइंटिंग आउट लाइक दिस, क्योंकि इसके बाद फ्लक्स समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। वंस यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एज अ वेक्टर, फ्लक्स इज लाइक दिस, अपने आप आ जाता है। ठीक, होपफुली आई एम क्लियर विद द एरिया एज अ वेक्टर। तो किसी क्यूब में सामने वाले फेस का ये रहा, बैक साइड वाले का उधर अंदर जा रहा है, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर पॉइंटिंग आउट। तो एक क्यूब में 6 फेसेस हैं, तो 6 फेस 6 सरफेस से आपको 6 एरिया वेक्टर मिलेंगे और हर एरिया वेक्टर क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और पॉइंटिंग आउटवर्ड होगा। ठीक, नाउ कम्स द सेकंड हेडिंग जिसका नाम था, इसको बनाने की जरूरत नहीं बच्चों, अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें फिर ये क्यूब व्यू कई बार आएगा, तो अब बस समझने के लिए था। कमिंग टू द सेकंड हेडिंग व्हिच इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंबल है फाई ई। ठीक, थोड़ा सा पीछे कैसे तो शेडो नहीं आएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। ठीक, तो जो फ्लक्स का मतलब होता है, फ्लक्स का लिटरल मीनिंग होता है फ्लो, फ्लक्स का लिटरल मीनिंग है फ्लो। तो क्या फ्लो कैसे, तो समझो, सपोज करो हम जानबूझ के देखो एक रिंग ले रहे हैं, रिंग को सीधा या टेढ़ा ले रहे हैं, तिरछा, इस तरह से। ठीक, अब इस रिंग का एरिया वेक्टर कैसे दिखाओगे, तो अगर रिंग ऐसे होती तो एरिया वेक्टर हम ऐसे बनाते, परपेंडिकुलर पॉइंटिंग आउट। इसी रिंग को हमने थोड़ा टेढ़ा ऐसे ले लिया, तो एरिया वेक्टर क्या रहेगा, रहेगा तो प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ऐसा दिखेगा, पॉइंटिंग आउट प्लेन के परपेंडिकुलर। अब ये रिंग जिसका एरिया वेक्टर ऐसे बनाया हुआ है, ये किसी एक ऐसे रीजन में रखी हुई बच्चों जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, और ये जो हम बना रहे हैं दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, नाउ एज्यूम द लाइंस एज द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू दिस गिवन एरिया। तो हाउ मच वाटर इज पासिंग थ्रू दिस गिवन एरिया,
represents flux or the flow. Correct. Now इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर इज मेकिंग एंगल थीटा. इलेक्ट्रिक फील्ड ई के साथ एरिया वेक्टर इज मेकिंग एंगल थीटा. ये थीटा ऐसे कर दिया थीटा 0 हो गया, ऐसे कर दिया थीटा 90 हो गया. ठीक है ना, परपेंडिकुलर. ऐसे भी थीटा, ऐसे कर दिया तो ये और ये पैरेलल हो गया तो थीटा 0 हो गया. सिंपल है. ठीक. अब इसको एज अ फिल्टर छन्नी मान ले. छन्नी, छन्नी से पानी पास हो रहा है, पानी ऐसे फ्लो कर रहा है. ट्यूबवेल ऐसे लगा हुआ, ट्यूबवेल ऐसे लगा हुआ और ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है, झन 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 निकलता चला रहा है. हम उसके सामने लाके छन्नी ऐसे रख दे तो पानी छन्नी से आर पार हो रहा है, तो मैक्सिमम फ्लो हो रहा है. हाँ ठीक है. लेकिन हम छन्नी को ऐसे रख दें और पानी ये जा रहा है तो क्या होगा बच्चों? फ्लो इसके थ्रू नहीं हुआ, फ्लो इसके थ्रू नहीं हुआ, पानी इधर से लगे. तो कहने का मतलब है कि अगर हमने इसको ऐसे रखा तो मैक्सिमम फ्लो हो जाएगा. यहाँ थीटा इज 0. ठीक. थीटा एक मिनट स्कूल में डालेंगे तो हम लोग भविष्य में बनेंगे. ठीक. ऐसे लिख दिया तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? 0. तो फ्लो क्या हो गया? मैक्सिमम. और ऐसे कर दिया तो थीटा कितना हो गया? 90. तो फ्लो क्या हो गया? 0. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पैरेलल है थीटा 0 है तो फ्लो मैक्सिमम है या फ्लक्स मैक्सिमम है, और 90 कर दिया तो फ्लक्स 0 आ रहा है. तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं एज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ई एंड ए. ई और ए का डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं हम ई ए कॉस थीटा. और जैसा कि हम जानते हैं शुरू से कि किसी भी कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स यू अ स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते थे. तो फ्लक्स इज अ स्केलर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर. इसकी यूनिट क्या होगी? तो देखो बच्चों ई की दो यूनिट हम जानते हैं, ई की हम दो यूनिट जानते हैं. एक जानते हैं न्यूटन और दूसरे जानते हैं वोल्ट पर मीटर. भाई ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा. एक होता था E बराबर F बाई, तो उससे बनता था, और एक होता था माइनस dV बाई डी आर. वोल्ट, आर होता है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर. ये याद रखो. इस वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक यूनिट बन जाती है. यहाँ अगर न्यूटन पर कूलम तो एक यूनिट बन जाती है न्यूटन कूलम. दूसरी बन जाएगी वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर. इट विल बी वोल्ट इंटू मीटर. तो फ्लक्स की दो यूनिट है, आइदर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और यू कैन से वोल्ट इंटू मीटर. एंड फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी. और अब ये रिलेशन शो कर रही है, फॉर्मूला शो कर रहा है कि अगर हम थीटा 0 कर दें तो cos अपने मैक्सिमम पे आ जाएगा, और 90 कर दें तो थीटा 0 हो जाएगा. यानी कि पैरेलल मैक्सिमम फ्लो है, मैक्सिमम फ्लक्स है, और 90 परपेंडिकुलर करने पे कोई फ्लो इसके थ्रू नहीं है. अब इस फ्लो का लेना देना है गॉस थ्योरम से, वो देखते हैं. फिलहाल ये डायग्राम आप बनाएंगे. एरिया एज अ वेक्टर कांस्टेंट दिया जा चुका है, प्लेन के परपेंडिकुलर है. ठीक. और ये फॉर्म इसको नोट कर लेंगे.
अब आता है गॉस थ्योरम। तो पहले देखा हमने एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब फाइनली गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट बच्चों समझो पहले। इट ऑलवेज कोरिलेट द total flux with the net charge enclosed में कंपोजिट by a given surface, जिसे हम कह सकते हैं गॉसियन। अभी थ्योरम क्या है नहीं समझना हमने पढ़ा। अभी हमने पढ़ा कि ये करता है क्या, इट ऑलवेज कोरिलेट द टोटल फ्लक्स विद द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गिवन सरफेस। क्या स्टेटमेंट है? अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, इतना नोट कर लो फिर थ्योरम क्या कहता है इसको समझो। It always correlates the total flux with the net charge enclosed by a given surface, and that is Gaussian surface. Now, according to the theorem, इतना लिखो। अब बच्चों थ्योरम का स्टेटमेंट देखो क्या कहता है। According to the theorem, the net charge enclosed by a surface, if the net charge enclosed by a surface is Q, then the total flux passing through the surface is always 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed, that is dash। अगर किसी सरफेस ने कोई नेट चार्ज क्यू एनक्लोज किया हुआ, ठीक, तो अगर हम इससे छोटा सा कोई एरिया एज्यूम करें डीए, सर ऐसे क्यों बनाए? अरे भाई पॉइंटिंग आउट होता ना हमेशा। तो अगर मैं छोटा सा एरिया ले डीए और इसको सपोज कर लें कि पॉजिटिव है, सपोज नेगेटिव भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं पॉजिटिव। सपोज इसको पॉजिटिव एज्यूम किया तो इससे लाइंस पास हो रही ई। तो अब देखो ई और डीए में जो फ्लक्स, इस ई और डीए से छोटा सा फ्लक्स बनेगा डी फाई इस एरिया से, इसके बगल में एक और एरिया, इसके बगल में एक और एरिया, छोटे छोटे बहुत सारे एरिया होंगे, और वो बहुत सारे एरिया से जो छोटा छोटा फ्लक्स बनेगा डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई, वो सारा डी फाई अगर जोड़ेंगे, सारा डी फाई जोड़ेंगे, यू विल गेट व्हाट, टोटल फ्लक्स। तो बोला जा रहा है कि इस टोटल फ्लक्स को आप निकालने के लिए क्या करोगे? आप मेहनत करोगे, ई डी ए कॉस थीटा लिखोगे, फिर सबको जोड़ते फिरोगे।
यहाँ तो जोड़ भी लोगे क्योंकि स्फेरिकल शेप है, मान लो कि उबड़ खाबड़ शेप होता है तो बड़ी दिक्कत होती। तो क्वेश्चन थ्योरम ये कहता है कि बेटा ये सब मत करो, इतना ईडीए कॉस थीटा मत करो, अल्टीमेटली व्हाटएवर टोटल फ्लक्स इज कमिंग, जो भी टोटल फ्लक्स आएगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। यानी कि टोटल फ्लक्स निकालने का आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ईडीए कॉस थीटा करके करते रहिए, या ये सब कुछ मत करिए, सीधा सीधा टोटल फ्लक्स का लिख दीजिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या ये ऑलवेज सही है? यस, इट इज ऑलवेज ट्रू, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ थ्योरम, गॉस थ्योरम। अंडर द गिवन कंडीशंस क्या, कि चार्ज इज क्लोज्ड and the theorem is talking about total flux, not any other flux। तो टोटल फ्लक्स जब भी निकालना है तो हम या तो ये लगा सकते हैं, लेकिन इसमें लगाने पे हमें हर बार थीटा ए को जोड़ के पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, या छोड़ो वो सब, सीधा लिख दो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए? टोटल फ्लक्स के लिए। और ये आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि ये शेप ऑफ द क्लोजिंग सरफेस डिपेंड नहीं करता, चाहे क्लोजिंग सरफेस स्फेरिकल शेप का हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, चाहे कॉनिकल हो, चाहे इरेगुलर शेप हो, प्रोवाइडेड दैट इट इज क्लोजिंग द चार्ज, इट इज नॉट एन ओपन चार्ज। चार्ज अगर क्लोज है बच्चों, तो चाहे कोई भी शेप हो, द टोटल फ्लक्स विल ऑलवेज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, लाइक दैट। इतना सिंपल सा स्टेटमेंट बन जाता है। और ये क्यों बनाया गया? तो गॉस थ्योरम बच्चों याद रखना, हमारी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बनाया गया है। गॉस थ्योरम में कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं इन्वॉल्व होती हैं, बड़ी कैलकुलेशन ना हो इसके लिए हमने स्टेटमेंट समझा है, ताकि हमें इसके चक्कर में ना पड़ना पड़े। हम डायरेक्ट लिख देंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। Sir, can you prove it? Yes, Gauss theorem can be proved from the Coulomb's law, and Coulomb's law can be proved from Gauss theorem. Both are interprovable from one to other. ठीक है, कैसे प्रूव होता है वो देखते हैं। फिलहाल आप इसको लिख लीजिए स्टेटमेंट को, और एक छोटा सा डायग्राम बना के लिख लीजिए। ठीक, टोटल फ्लक्स is always equal to the Q by epsilon naught. It is independent of the shape of the closing surface. Gauss theorem, GT मतलब Gauss theorem, can be proved from the Coulomb's law, that is dash। देखो बहुत छोटा सा
प्रूविंग है, देख लीजिए। Assuming a spherical surface closing, क्लोजिंग बोले बच्चों या एनक्लोजिंग बोले एक ही बात होती है। क्लोजिंग अ नेट चार्ज Q, then dash डी फाई ई को हम क्या लिखेंगे, हम टोटल फोर्स निकालें, टोटल ई डी ए कॉस थीटा। अब इसको पॉजिटिव एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर डी ए और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो हमें दिख रहा है ई और डी ए के बीच में थीटा कितना बच्चों, 0 डिग्री। और थीटा का 0 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कॉस 0 होता है 1। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम ई डी ए कॉस 0। और याद रखो बच्चों, पूरे क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटीग्रेशन में से गोला बना देते हैं। ये शो करता है इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस। ये क्या शो करता है, इंटीग्रेशन और अ क्लोज्ड सरफेस। ये बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका। तो cos 0 हो गया 1, ई को बाहर निकाल लो, तो अंदर बचा कौन, डी। आपको मालूम है किसी उसके रेडियस आर, आपको मालूम है किसी भी स्फीयर का पूरा एरिया कोई तुमसे पूछे तो एरिया कंडीशन क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे लिख देंगे हम ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें मालूम है कि एक पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां ऐसे लिख देंगे एज E इज इक्वल टू होता है K Q बाय आर स्क्वायर। ये कहां से आया, तो कह दो ये आया फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ से आया था पिछले चैप्टर्स में। E इज इक्वल टू KQ बाय आर स्क्वायर। E के लिए रिप्लेस कर दो, ये कंटिन्यू करते हैं। E के लिख दिया K Q बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा और दिखा दें इसको, फोकस थोड़ा चेंज करो। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। के को क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई क्यू बचा, 4 पाई क्यू। ना 4 पाई कैंसिल हो, क्या बचा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, हेंस रूट। तो इस तरह से हमने देखा, जिसको हम लेके चल रहे हैं ई डी ए कॉस थीटा को, अल्टीमेटली दैट रिजल्ट्स कम्स टू बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने स्टेटमेंट में देखा था। तो छोटा सा एक डेरिवेशन है, इसको नोट कर लीजिए। एक लाइन से स्टार्ट किया हमने कि एज्यूमिंग अ स्फेरिकल सरफेस क्लोजिंग अ नेट चार्ज क्यू, देन, और सारी स्टोरी आपके सामने है। एक डायग्राम बना हुआ है, ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, इंटीग्रेशन डी फाई ई दैट इज ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा थीटा 0 है तो इट इज ई डी ए। डी ए क्या है, स्फीयर का सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, इसको रिप्लेस किया। ई बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर है, ये कूलम्ब्स लॉ से पता चला, उसको रिप्लेस किया तो आर स्क्वायर कट गया। अल्टीमेटली के बचा, तो के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई कट गया, तो बच क्या गया, केवल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट वाज द गॉस थ्योरम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बोर्ड वाले बच्चे अगर हैं तो बोर्ड वाले बच्चों के लिए डेरिवेशन 1-2 नंबर का होता था एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रूविंग ज्यादा लंबी नहीं होती है, तो 1 और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका बन जाता है फॉर बोर्ड एग्जाम्स। और वैसे भी हम इसको पढ़ लेते ताकि हमें समझ में आती रहे बात कि कूलम्ब्स लॉ और गॉस थ्योरम कोई बहुत ही एक्सट्रीम एंड्स नहीं है, आपस में कोरिलेटेड ही होते हैं। तो इसको लिख लीजिए।
ठीक बच्चों, तो दिस इज द प्रूविंग इन वेरी शॉर्ट, तो 2 लाइन हो जाती है बस एज्यूमिंग, और इसको स्फेरिकल सरफेस एज्यूम करके प्रूव करते हैं, एक बात ध्यान रखें। ठीक, अब गॉस थ्योरम का यूज क्या है, कैसे है, तो बच्चों अभी आप ये ना समझें कि आपको गॉस थ्योरम आ गया, अभी तो बस आपने गॉस थ्योरम का छोटा सा इंट्रोडक्शन सुना है, ठीक है ना। अब हम इसके एप्लीकेशन पे चलते हैं, और वहां पे आप देखेंगे कि एप्लीकेशन कुछ नहीं है, बस वही क्वेश्चन ही है जिसके थ्रू आपका ये गॉस थ्योरम कॉन्सेप्ट और अच्छा और क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट, उसी के कोरिलेट करते क्वेश्चन है, तो उससे पहले ध्यान रखना, फॉर यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम को यूज करने के लिए बच्चों आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, चार्ज मस्ट बी क्लोज्ड, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर क्लोज नहीं है, इफ इट इज नॉट क्लोज, इट इज नॉट क्लोज, अगर क्लोज नहीं है तो क्या करेंगे, देन वी क्लोज इट, we close it symmetrically, we close it symmetrically by an imaginary surface। अब सिमेट्रिकली का सर क्या मतलब बात करेंगे, फिलहाल याद रखेंगे, we close it symmetrically by an imaginary surface, और imaginary surface को हम कहते हैं गॉसियन surface, उसको कहते हैं हम गॉसियन सरफेस। ठीक है, पहली बात तो चार्ज क्लोज होना चाहिए, नहीं है तो हम क्लोज कर लेंगे, कैसे करते हैं उसको देखते हैं। फिलहाल ये 2 पॉइंट्स आप लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, फॉर यूजिंग गॉस थ्योरम, फर्स्ट पॉइंट, चार्ज मस्ट बी क्लोज। दूसरा पॉइंट, इफ इट इज नॉट क्लोज देन वी क्लोज इट सिमेट्रिकली बाय एन इमेजिनरी सरफेस, और उसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक, तो देखो बच्चों एग्जाम्पल, ये पॉइंट एग्जाम्पल से ही समझ में आता है। देखिए, find the flux passing through the given hemisphere which has a charge q at its center as shown। ठीक है, ये एक हेमिस्फीयर है, इसके सेंटर पे चार्ज क्यू रखो, और हमें इस हेमिस्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स बताना है। तो क्या किया जाए, तो बात समझो बच्चों, क्या ये चार्ज पूरी तरह से क्लोज है, क्या तो नहीं सर, नीचे से क्लोज, ऊपर से खुला है। तो हमें गॉस थ्योरम अगर लगाना होगा तो कब लगाते हैं, जब चार्ज पूरी तरह से क्लोज हो। फिर सेकंड पॉइंट बोला था, इफ इट इज नॉट क्लोज्ड, इट इज क्लोज्ड सिमेट्रिकली, अगर क्लोज नहीं तो उसको हम सिमेट्रिकली क्लोज करते हैं, और उस इमेजिनरी सरफेस को इससे क्लोज करते हैं, उसे कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो अब समझने वाली बात है कि क्लोज करने के लिए तो इसके ऊपर हम एक ये प्लेन सरफेस है, इस पे एक चद्दर लाएं, चद्दर ला के डाल दें, लो भाई हो गया क्लोज, क्लोज ही तो करना है। लेकिन चद्दर डालने से क्या होगा, बंद तो हो जाएगा, पर सिमेट्रिकली क्लोज नहीं हुआ। और हमें क्लोज कैसे करना है,
सिमेट्रिकली, सिमेट्रिक मतलब जैसा नीचे वैसा ऊपर कर दो। तो सर सिमेट्रिकली ही क्यों करना है, एक मिनट देखो जरा, फिर बताते हैं क्यों सिमेट्रिकली ही करना है। देखो जितना हेमिस्फीयर नीचे था उतने हेमिस्फीयर ऊपर लगा दिया, तो दो बराबर के हेमिस्फीयर हो गए, दो बराबर के हेमिस्फीयर हो गए, और दोनों से चार्ज बंद हो गया क्यू। तब तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे फ्रॉम गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब कोई चीज अगर इवनली बांटनी होती है, सिमेट्रिकली बांटनी हो तो बांटना बहुत आसान होता है। जैसे 10 रुपए दो लोगों में बांटने हैं तो 50-50 रुपए बांट दो, सही। तो उसी तरह से कहोगे कि टोटल फ्लक्स यहाँ पे पास किससे हो रहा है, तो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है बच्चों दो हेमी स्फेयर से। कहां से पास हो रहा है, दो हेमी स्फेयर से। तो दो हेमी स्फेयर से कितना पास हो रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जाहिर सी बात है, सो आंसर आ गया हमारा, एक हेमी स्फेयर से कितना पास होगा, तो एक हेमिस्फीयर से पास होगा इसका आधा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारा आंसर, बस इतने का, और क्या। इसलिए तो बोलते हैं इजी है, और सिमेट्रिक का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर तुम कहते हैं कि सर यहाँ चादर डाल देते, ऐसे बंद कर देते, तुम क्या कहते, तुम कहते एक प्लेन सरफेस है, एक हेमिस्फीयर है, टोटल फ्लक्स तो क्यूब एप्सिलॉन नॉट रहता है, लेकिन बंटवारा बराबर का नहीं हो पाता, और बराबर का बंटवारा तभी होगा जब आप दोनों को सिमेट्रिक एक जैसा रखेंगे। सो दैट इज व्हाई जो लिखा गया सेकंड पॉइंट, वी क्लोज इट सिमेट्रिकली, वी क्लोज इट सिमेट्रिकली। इसको लिख लो बच्चों, इस सिमेट्रिकली क्लोजिंग का एक एग्जांपल और करते हैं, है ना। इतना लिखो फिर और अच्छे समझ में आएगा। बस याद रखना, गॉस थ्योरम में हमें कैलकुलेशन इजी करनी होती है। गॉस थ्योरम में कोई बनाया इसीलिए गया है कि कैलकुलेशन इजी हो, और किसी गॉस थ्योरम क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी जा रही है, कैलकुलेशन खत्म ही नहीं हो रही है, तो आप उसको वहीं रोक दें और समझ लें कि आप कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है ना। गॉस थ्योरम इज मेड टू मेक योर कैलकुलेशन इजी। इसको लिख लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बच्चों, होपफुली समझ में आ गया होगा आपको ये। नेक्स्ट सी अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, एक्सरसाइज में पीछे। इफ अ चार्ज Q is suspended in air at a height a/2 above a square plate of side A as shown। ये एक स्क्वायर प्लेट है, इसकी साइड A है, और इससे a/2 पे यहां पे एक चार्ज हवा में। व्हाट इज द
या फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस प्लेट, इस प्लेट से पास होने वाला फ्लक्स हमें बताना है। ठीक है, तो प्लेट से a/2 हाइट पे एक चार्ज हवा में टंगा है और उस प्लेट से हमें टोटल फ्लक्स, उस प्लेट से फ्लक्स बताना है। तो बच्चों देखो, बहुत ही सिंपल सी कहानी, जैसे अभी आपने देखा था चार्ज के नीचे एक हेमिस्फीयर था, तो आपने ऊपर हेमिस्फीयर लगा के सिमेट्रिकली क्लोज कर गए, दो हेमिस्फीयर से टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब सिमेट्री का मतलब यहाँ और अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो क्या दिख रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज क्यू, तो ये चार्ज पूरी तरह से खुला हुआ नहीं कहलाएगा, नीचे एक सरफेस है, नीचे सरफेस है, लेकिन बंद भी नहीं कहलाएगा। तो कुछ ऐसी बात है जैसे कि हमारे पास प्लॉट है, केवल ना दीवारें हैं ना छत है, तो मकान तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्लोज अगर करना चाहते हैं तो इसको सिमेट्रिकली क्लोज करें। सिमेट्रिकली क्लोज कैसे करोगे, सिमेट्रिकली मतलब नीचे एक प्लेट है, इसके ऊपर एक प्लेट लगा दो, यहां देखते हैं अलग से, ये होगी आपकी बॉटम प्लेट, यहाँ चार्ज, इसके ऊपर एक प्लेट लगा दो, साइड में आगे पीछे हर जगह प्लेट लगा दो। तो जब सारी प्लेट्स लगा दोगे सिमेट्रिक क्यूब स्क्वायर स्क्वायर प्लेट्स, तो पूरा चार्ज बंद करने के लिए बच्चों एक प्लेट पहले से थी, एक ऊपर लगाई और चार साइड में लगाई, तो एक ऊपर चार साइड में लगाई, तो हो गई 5, और नीचे वाली मिला के कितनी हो गई 6, है ना। यानी क्या बन गई, तो क्यूब बन गया। नीचे वाली प्लेट पहले से थी, ऊपर एक लगाई, साइड में चार दीवार होती है, चार दीवारों के बीच में, तो चार दीवार हो गई, एक छत हो गई और नीचे फर्श थाई, तो कितनी प्लेट हो गई 6। अब इस 6 सिमेट्रिक प्लेट है, 6 एक जैसी प्लेट है, एकदम एक जैसी आइडेंटिकल प्लेट है, तो क्या बोलोगे कि टोटल फ्लक्स थ्रू 6 प्लेट्स कितना है बच्चों, तो वही रिजल्ट फ्रॉम गॉस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, 6 प्लेट से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक प्लेट से कितना हुआ, तो वही फ्लक्स थ्रू सिंगल प्लेट, एक प्लेट से कितना हो गया क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया हमारा आंसर। अरे भाई तो बहुत आसान था, वही तो तुमको बता रहे हैं कि बहुत आसान ही तो होता है, गॉस थ्योरम को हमें इजी करके यूज करना होता है बच्चों, डिफिकल्ट नहीं ले जाना है। तो समझ गए कि पहले से एक स्क्वायर प्लेट थी, उसको हमने सिमेट्रिकली क्लोज किया, तो 5 प्लेट और लगा दी, तो कुल मिला के ये बन गया एक क्यूब। क्यूब के अंदर है चार्ज, तो क्यूब में होती है बच्चों 6 प्लेट, 6 प्लेट से पास हो रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक प्लेट से पास होगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर, ये तो पूछा था, एक प्लेट से कितना होगा, तो दिस इज क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको लिख लो। अब देखो बच्चों, ठीक, Q by 6 एप्सिलॉन नॉट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन प्लेट, और 6 प्लेट बन गई थी, तो एक प्लेट का हो गया 6 by Q by 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखो बच्चों इसमें और एप्लीकेशंस आते हैं, है ना। तो और एप्लीकेशंस में क्या होगा, अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हम करेंगे इंतजार अगले वाले क्लास का। और अगला क्लास हम टाइमिंग आपको भेज देंगे, मे बी सैटरडे क्लास ना हो, लेकिन जो भी चेंज होगा तो क्लास बता देंगे। फिलहाल इतना आप रिवाइज कर लीजिएगा, दो चीजें, व्हाट इज गॉस थ्योरम, व्हाट इज एरिया वेक्टर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स
एंड स्मॉल छोटी सी प्रूविंग बताई थी, उसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। और गॉस थ्योरम को यूज करने की कंडीशन आप याद रखेंगे। तो ये समझिए बच्चों कि नेक्स्ट टर्म पे ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट 80% खत्म पे आ जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद छोटे छोटे फॉर्मूले हैं कई सारे, वो देखने रहते हैं। So that is all for today. See you on in next class. Till then, keep revising and take care of yourself. Bye bye. Good night.